morning 10th class. Today we will start the chapter number 3rd of Geography, Industries in India. ओके, एज यू नो दैट कि इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया की बात कर रहे हैं, जो कि जैसे कि आपको पता है कि हम इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं उसी के बारे में इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। और क्या होता है इंडस्ट्रीज़, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ क्या है। इंडस्ट्रीज़ वो है जब मैन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रॉ मटेरियल को एक यूज़फुल मटेरियल में कन्वर्ट करता है और उसके मैन्युफैक्चर करता है और एक फिनिश गुड्स में मतलब एक यूज़फुल प्रोडक्ट बनाता हैगा विद द हेल्प ऑफ द लेबर, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी से। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं, ये सब काम कहाँ होता है, ये सब होता है इंडस्ट्रीज़ में, है ना। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी चीज़ को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे, अपने घर में तो करेंगे नहीं कि मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा प्लांट टाइप का होता हैगा। तो उसी को हमने इंडस्ट्रीज़ कहा है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जैसे एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ कि आपने है ना कॉटन ग्रो किया, एग्रीकल्चर किया कॉटन का। अब कॉटन को एज इट इज़ तो यूज़ करेंगे नहीं, वो उसको मतलब फार्मर पहले उसको ग्रो करेगा, फिर ग्रो करने के बाद उसको इंडस्ट्रीज़ में बेचा जाएगा। इंडस्ट्रीज़ में वो रॉ मटेरियल है अभी, तो फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट किया जाएगा। यार्न वगैरह होते हैं उसमें वो फिर उसको थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ पे थ्रेड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको कलर भी करते हैं कि किस कलर का हमें धागा चाहिए, थ्रेड चाहिए। तो वहाँ पे फिर उसके बाद उससे कपड़ा बनता है क्लॉथ। तो इसको हमने नाम दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये जो सब काम हुआ कहाँ हुआ, कॉटन तो ग्रो हो गया, फिर उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर कहाँ हुआ, इंडस्ट्री में। तो इसलिए हमने कहा है इंडस्ट्री, है ना। तो हम इस चैप्टर में इंडस्ट्रीज इंडिया के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। For fulfillment of his needs, man gets certain things from nature directly. Certain things are produced by him with the nature's help, while some other things she manufacture makes using the natural resources. This work of making or manufacturing things is called industry. मैन अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नेचर्स की हेल्प से, नेचर उसको चीज़ें देता है ना, हमको चीज़ें मिलती हैं ना, थिंग्स मिलती हैं कि नेचर से, प्रकृति हमें गिफ्ट देती है ये सब चीज़ों का, तो वो हमें मिलता है। और हम नेचर्स की हेल्प से ये सब चीज़ें जब हमारे पास आती हैं तो हम उसको एक मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक गुड में उसको कन्वर्ट करते हैं। और ये सब चीज़ें कहाँ होती हैं, ये पूरा का पूरा प्रोसेस इंडस्ट्री में होता है। In the process of manufacture or making things, man uses raw material and convert it into finished goods with the help of labor, energy and technology. और ये प्रोसेस जो होती है मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें मैन यूज़ करता है रॉ मटेरियल को और उसको एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है विद द हेल्प ऑफ द लेबर, एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी. By the transformation of the raw material into finished goods, the man get different things of his her use like earthen or metallic utensils made of metal or clay, sugar or jaggery out of sugar cane etc. अब ये जो सब चीज़ें हैं, जैसे रॉ मटेरियल है वो एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इसमें दिए हैं, जैसे आपने अर्थन मिट्टी है ना, और मेटेलिक यूटेंसिल्स हैं, वो किससे बनते हैं, मेटेलिक यूटेंसिल्स बनते हैं, मतलब कहते हैं ना मेटल के बर्तन होते हैं यूटेंसिल्स, तो वो बनते हैं मेटल से। और मिट्टी के बर्तन अर्थन, है ना, मतलब जो अर्थन यूटेंसिल्स होते हैं वो मिट्टी से बनते हैं। और शुगर, जो हम डेली यूज़ में शुगर का यूज़ करते हैं, जैगरी गुड़ इनका यूज़ करते हैं, तो हमें शुगर कैन से ऑब्टेन होती है। गन्ना, तो गन्ना एज इट इज़ नहीं हम यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उसकी, शुगर और जैगरी में कन्वर्ट किया जाता है, दैन हम उसको यूज़ करते हैं। In India, cottage industries were in developed stage in olden days, but during the British rule, these industries suffer a great setback. After independence, the new policy of industrial development in India was declared in 1948. As a result, different industries were developed in public and private sector. Government made suitable changes in the industrial policy from time to time. क्या हुआ था,
ये अभी जैसे हमारे इंडस्ट्रीज की कंडीशन, ऐसी कंडीशन पहले नहीं थी। मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, बिफोर द इंडिपेंडेंस, ब्रिटिशर्स ने हमारी कॉटेज इंडस्ट्री, जो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी, उन पे बहुत बैडली अफेक्ट डाला था, जिसकी वजह से वो सफ़र होने लगी थी। और लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस एक न्यू पॉलिसी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेके डिक्लेयर हुई 1948 में। उसका रिजल्ट ये रहा कि पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, इंडस्ट्रीज डेवलप होती चली जा रही हैं। और गवर्नमेंट ने भी कुछ सुटेबल चेंजेस करता रहती है, गवर्नमेंट भी टाइम टू टाइम इन पॉलिसीज़ को चेंज करती रहती है। अब एक ही पॉलिसी पे चल रही है, टेक्नोलॉजी तो चेंज हो रही है ना, इसलिए पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। और जो लेटेस्ट इकोनॉमिक पॉलिसी है इंडस्ट्री को लेके, वो है लिबरलाइजेशन। यहाँ पे ओपन है डोर बिल्कुल इंडियन एंड फॉरेन इन्वेस्टर टू सेटअप इंडस्ट्रीज इन इंडिया। यहाँ पे बिल्कुल लिबरलाइजेशन कर दिया गया है कि चाहे फॉरेनर हो चाहे इंडिया हो, ये उनके लिए पूरे इंडस्ट्री ओपन करने के लिए दरवाजे खुले हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे अपना इंडस्ट्री सेटअप कर सकता है। पूना में आपने इतनी सारी कंपनीज देखी होंगी, है ना, कुछ कंपनीज फॉरेन कंपनीज भी हैं, है ना, उनकी खुद की इंडस्ट्रीज भी हैं। Consequently, the participation of multinational companies in industrial sector in India has increased and India is coming up industrial country in the world economy. और इसी तरह कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप किया, इंडस्ट्रीज़ लगाई। और आज हमारे इंडिया नेशनल कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ ने जब हमारे इंडिया में इतनी सारी कंपनीज एस्टेब्लिश करी तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो हमारा इंडिया भी आज, है ना, इंडस्ट्रियल कंट्री कहलाने लगा वर्ल्ड इकोनॉमी में। मतलब इसका नाम भी है आज के टाइम पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है उसकी कुछ यूनिट्स होती हैं, स्पिन, यार्न, सम वीव क्लॉथ, वाइल सम अदर डूइंग बोथ द प्रोसेस। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री की भी अपनी अपनी यूनिट होती है। क्या टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब आप समझ रहे हैं? कपड़ा उद्योग, यहाँ पे कपड़ा बनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी भी एक यूनिट है। पहले तो स्पिन और यार्न, मतलब सिर्फ धागा बनाने का, और दूसरा है कि वो वीव भी करते हैं, उसको बुनाई भी करते हैं उसकी। तो ये दो यूनिट है और कुछ कुछ इंडस्ट्री दोनों काम करती हैं। तो अभी मॉडर्न टाइम में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता जा रहा है। तो ये इन मॉडर्न टाइम्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो हम आज मॉडर्न टाइम में इतनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है वो सिर्फ किस पे डिपेंड है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे डिपेंड है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव किया है, नेशन को, हमारे राष्ट्र को स्ट्रॉन्ग किया है। और कुछ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हमारी कंट्री में हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो कंडीशन, ऐसी टोपोग्राफिक कंडीशन जो है वो यहाँ के जो क्लाइमेटिक कंडीशन उसकी वजह से हो रहे हैं। अब क्या कंडीशंस है जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज इतनी ज़्यादा डेवलप हो रही हैं? फर्स्ट है टोपोग्राफी इज़ फेवरेबल फॉर सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्री, यानी यहाँ की टोपोग्राफी जो है इंडस्ट्रीज लगाने के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। क्लाइमेटिक कंडीशन है, नॉर्मल है, मोस्ट ऑफ द स्टेट, हर एक स्टेट में मतलब बहुत नॉर्मल है। अगर हम फॉरेन की बात करें तो आपने देखा होगा कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो कहीं बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है कि मतलब बर्फ़ भी जम जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो बहुत नॉर्मल है ऑफ द स्टेट्स। चीप लेबर अवेलेबल हो जाता है हमारी कंट्री में, बहुत सस्ते में काम करने में मजदूर तैयार हो जाता है ना। एडिक्वेट रॉ मटेरियल अवेलेबल, मतलब बहुत अच्छे अमाउंट में हमें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाता है मिनरल्स, एग्रो, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के लिए। गुड नेटवर्क है ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ का, अगर कोई चीज़ अगर हमें ट्रांसपोर्ट करनी है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर तो गुड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल। ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन वाइड मार्केट इज़ अवेलेबल, और डेंस पॉपुलेशन, इतनी घनी पॉपुलेशन होने की वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट भी अवेलेबल हो जाता है ना। जितने ज़्यादा लोग होते हैं उतने ज़्यादा मार्केट की डिमांड हो जाती है। The hindrance in the way of industrial development of India are that the country is not so developed technology and inadequate availability of capital resources. Government of India in constantly taking suitable measures of the industrial development of the country. अगर हमारे जो वे है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडिया में वो सिर्फ टेक्नोलॉजी और
इज कंट्री इज नॉट सो डेवलप टेक्नोलॉजी एंड एडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल रिसोर्सेज, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में नहीं आई है, ये इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी, मतलब बहुत कम अवेलेबल है कैपिटल रिसोर्सेज भी, है ना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टेंटली टेकिंग सुटेबल मेजर फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, तो गवर्नमेंट ने जो है इंडिया की, उनने कुछ सुटेबल मेजर्स तैयार करे हैं ताकि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है हमारी कंट्री का वो हो सके। अब वो सुटेबल मेजर्स क्या हैं, तो उन्होंने क्या कराएगा इन चीज़ों को, मतलब ये जो हमारे इंडिया में कंट्री इज़ नॉट सो डेवलप टेक्नोलॉजी, इतनी ज़्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी नहीं है, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी है कैपिटल रिसोर्सेज की, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टेंटली कुछ सुटेबल मेजर्स तैयार करे हैं ताकि हमारी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो सके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेस पे, यूटिलिटी के बेस पे, साइज के बेस पे, रॉ मटेरियल, नेचर ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड अंडर, इन सब के बेस पे इंडस्ट्रीज को क्लासिफाइड किया गया। फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया ऑफ ओनरशिप। फर्स्ट क्या है, ओनरशिप के बेस पे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्राइवेट इंडस्ट्री वो होती है जिनका अपना खुद का इंडिविजुअल होती है इंडस्ट्री, और बाय ग्रुप, एक ग्रुप बना के इंडस्ट्रीज ओपन की जाती है, वो होती है प्राइवेट इंडस्ट्री। सेकंड है गवर्नमेंट इंडस्ट्री, ये गवर्नमेंट इंडस्ट्री इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट इसको एस्टेब्लिश करती है। कोऑपरेटिव इंडस्ट्री, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जब इंडस्ट्री को सेटअप करते हैं तो वो कोऑपरेटिव इंडस्ट्री कहलाती है। और मिक्स्ड इंडस्ट्री, जहाँ पे गवर्नमेंट और यहाँ कह सकते हैं हम कि प्राइवेट और पब्लिक दोनों ही क्या हो जाएगा, मिक्स्ड इंडस्ट्री में आती है कि, है ना। या फिर ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्री इज ओन्ड बाय 2 और मोर ऑनर्स ऑफ द एबव टाइप, और ऐसी इंडस्ट्री जिसके 2 या 2 से ज़्यादा ऑनर हो, है ना, मालिक हो, उस इंडस्ट्री को भी हम मिक्स्ड इंडस्ट्री कहते हैं। सेकेंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी मीन्स यूटिलिटी के बेस पे इंडस्ट्रीज, ये भी 2 टाइप्स की होती है, बेसिक इंडस्ट्री और कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्रीज में जो बेसिक चीज़ें प्रोवाइड करती है इंडस्ट्रीज़ को वो बेसिक इंडस्ट्रीज़ होती हैगी, और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल, शुगर, पेपर। थर्ड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज के बेस पे जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो इंडस्ट्रीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। इनको हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मतलब जैसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है वहाँ पे 10 करोड़ और उससे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो वो कहलाती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन। सेकेंड है मीडियम इंडस्ट्री, यहाँ पे 5 to 10 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर लगाया जाता है तो वो कहलाती है कि मीडियम इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल लेदर इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में 2 to 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल लाख इंडस्ट्री। एंड फोर्थ है कॉटेज इंडस्ट्री, यहाँ पे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है वो नॉमिनल होता है और विच आर रन विद द हेल्प ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और ऐसी इंडस्ट्रीज फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से चलती हैं, तो इसलिए इनको हम, और ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, विलेजेस में देखने को मिलती हैंगी, है ना, और रूरल इंडस्ट्रीज कहलाती हैंगी, और अर्बन एरियाज में भी कुछ कॉटेज इंडस्ट्री देखने को मिलती है हमें इस तरीके की, इसलिए उनको कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फिनिश्ड।
टाइप ऑफ फिनिश के बेस पे कि ये इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड होती है टू टाइप्स में, हैवी इंडस्ट्रीज और लाइट इंडस्ट्री, है ना। टाइप ऑफ फिनिश गुड्स के बेस पे है ये। हैवी इंडस्ट्रीज जहाँ पे मशीन आर्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज जहाँ पे वो आर्टिकल्स यूज होते हैं जो हमें डेली लाइफ में हमारे लिए यूजफुल होते हैं, उनको बोला जाता है लाइट इंडस्ट्री। एंड फिफ्थ है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। फिफ्थ पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल के बेस पे। ये जो यूनिट है इंडस्ट्रियल यूनिट, ये डिवाइडेड है थ्री टाइप्स में, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री एंड फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। यहाँ पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे जो रॉ मटेरियल के बेस पे इंडस्ट्री डिवाइड है ये तो आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे जो फर्स्ट है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में, लाइक कॉटन, है ना। कॉटन मिलेगा तभी तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, टेक्सटाइल का। बी सेकंड है जो हमारा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यहाँ पे ये जो यूनिट होती हैं ये यूज करती है मिनरल को एज अ रॉ मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन स्टील इंडस्ट्री। एंड थर्ड वन इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है और फिर उसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। फॉर एग्जांपल वुड पल्प का यूज करके पेपर को मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो वुड कहाँ से मिल रहा है? वुड पल्प फॉरेस्ट से मिल रहा है ना, वो तो रॉ मटेरियल है, लेकिन उसका मैन्युफैक्चरिंग करके उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है, ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री। नाउ जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज in India and their distribution। यहाँ हम देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसका इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ आप पेज नंबर 49 ओपन करिए अपनी बुक में, वहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ये मैप हमारा इंडिया का मैप है। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज इजी, दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल। जो क्लासिफिकेशन है किसी भी इंडस्ट्रीज का बहुत ज़्यादा इजी है अगर हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके रॉ मटेरियल के बेस पे। तो ये जो आपने ये आपको मैप दिखाई दे रहा है, तो इसमें आपको शो किया जा रहा है, यहाँ पे आपको एक वो दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक, वहाँ पे ना कुछ वाइट कलर का डॉट है, वो शो कर रहा है कि इंडिया में जितने भी वाइट कलर के हैं ये शो करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को। ये जो स्क्वायर हैं पिंक कलर के ये शो करते हैं वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, और ये कुछ डॉट वाले हैं वो सिल्क इंडस्ट्रीज को, और ये इस तरीके का जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये जूट इंडस्ट्री को शो कर रहा है। उसके बाद कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है, वो कर रहा है शुगर इंडस्ट्री को। एंड उसके बाद एक वाइट कलर का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, वो करता है पेपर इंडस्ट्री को। और कुछ इस तरीके का एक दिखाई दे रहा होगा आपको सिंबल, वो कर रहेगा वेजिटेबल इंडस्ट्री को मतलब रिप्रेजेंट करता है। तो ये आप देख लेंगे बुक में, है ना, और जब आपको मैप डिस्कस किया जाएगा तो सारे मैप आपको बता दिए जाएंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिएगा। अब हमारा जो स्टार्ट होता है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री इज ईजी। जो क्लासिफिकेशन इंडस्ट्री का बहुत ईजी है क्या, दे आर आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड, मतलब ये आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं रॉ मटेरियल के यूज़ पे, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक इंडस्ट्री के लिए। रॉ मटेरियल को हम फूड फॉर द इंडस्ट्रीज भी कहते हैंगे। एंड गिवन बिलो आर सम मेन इंडस्ट्रीज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड बाय देम। और यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो क्लासिफाइड की गई हैं उनके रॉ मटेरियल के यूज़ पे। फर्स्ट है एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री पढ़ते हैं हम। इंडिया में
चलिए स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, कि जितनी भी इंडस्ट्री एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं एग्रीकल्चरल कंट्री, मतलब हमारी कंट्री में जितनी भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं वो किस पर डिपेंड होती हैं, एग्रीकल्चर पे, है ना। और इंडिया क्या है, इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है जहाँ पे वीट, राइस, मेज़, शुगर कैन सब ग्रो किया जाता हैगा और एज अ यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल में। और कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं जैसे शुगर कैन को यूज़ करती हैं, शुगर इंडस्ट्रीज़ में शुगर कैन का यूज़ किया जाता हैगा। कॉटन इंडस्ट्री में मतलब कॉटन का यूज़ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया जाता है। तो ये सब कौन सी इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़। द कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब एक कॉस्ट जो एनहांसमेंट होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, India is an agriculture country. Obviously, the contribution of agriculture is very important for the national economy. India एक agriculture country है, हमें पता है, और obviously जो contribution है agriculture का वो बहुत ज़्यादा important है हमारी national economy के लिए। Major part of our proportion depends on major part of our population depends on either on agriculture और other industries based on agriculture product। जो मेजर पार्ट है हमारी पॉपुलेशन का, हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका जो मेजर पार्ट है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर पे और दूसरी इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे। The pecuniary condition of the agriculturist and that of the rural areas of the country is lagging behind as in a comparison to the developed countries of the world. The interest of rural population is therefore diminishing in the agricultural work and it's flowing towards the cities, as a result of which many problems are re-emerging there, and so that the fast development of rural areas has become a pressing need of the day. Effort need to be made to expand opportunities for employment and raising income level or rural population. Keeping this fact in view, the cost enhancement of the agriculture produce may prove a fruitful measure. जो हमारे है ना इंडिया की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो कुछ पॉपुलेशन तो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है और कुछ पॉपुलेशन इंडस्ट्रीज बेस्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उस पर डिपेंड करती हैगी, है ना। और हमारे जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं जो ये ग्रो कर रहे हैं क्रॉप्स वगैरह को रूरल एरियाज़ में, ऐसा जो है एग्रीकल्चरिस्ट वो बहुत ज़्यादा हो, मतलब जितनी डेवलप कंट्रीज़ हमारी हो रही है वर्ल्ड में उतने डेवलप वो नहीं हो रहे हैंगे, है ना। तो और उनका जो वर्क है एग्रीकल्चर का वो ख़त्म सा होता चला जा रहेगा एंड वो किस तरफ आ रहे हैंगे, गांव से सिटीज़ की तरफ आ रहे हैं। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि वो रीमर्जिंग हो रहा है। प्रॉब्लम क्या हो रही है, रीमर्जिंग की होने लगी। और जो फास्ट डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज है बिकम प्रेसिंग नीड ऑफ द डे, और जो फास्ट डेवलपमेंट होना चाहिए गाँव का वो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। तो उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, है ना, उनका भी इनकम लेवल जो है रूरल पॉपुलेशन का वो बढ़ना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कॉस्ट है उसको बढ़ाया जाए ताकि उनको भी एक फ्रूटीफुल मेजर, मतलब एक मीठा फल मिल जाए, है ना, उनके काम का। द नीड ऑफ द कॉस्ट इन्हांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अब जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कॉस्ट की इन्हांसमेंट की ज़रूरत क्या है। फ्रॉम द एंशियंट टाइम एग्रीकल्चर हैज़ बीन द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ अवर कंट्री। एंशियंट टाइम से ही जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन रहा है हमारी कंट्री के लिए। एंड द लेवल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज स्टिल वेरी लो, लेकिन जो लेवल है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का बहुत ज़्यादा लो है। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है, जो फाइनेंशियल कंडीशन है कल्टिवेटर्स की वो डिप्लोरेबल बहुत मतलब ख़राब होती चली जा रही है। बिसाइड अ लार्ज पोर्शन ऑफ क्रॉप इज़ डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर, और इसके अलावा हम देखते हैं कि है ना जो लार्ज पोर्शन है एग्रीकल्चर का वो ख़राब होता चला जाता है। हर साल कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे फसलें क्या हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। विद रिगार्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और क्या हो रहा है फिर वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। इंडिया स्टैंड्स नंबर 2 इन द वर्ल्ड, इंडिया नंबर 2 पे है वर्ल्ड में, बट 30 to 40% ऑफ इट्स प्रोड्यूस इज डिस्ट्रॉयड। लेकिन
बट एंड द कल्टिवेटर्स आर लेफ्ट टू सफ़र द लॉस। लेकिन जो 30 से 40% प्रोडक्शन होता है किसी भी चीज़ का वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे कल्टिवेटर्स जो हैं उगाने वाले वो सफ़र करते हैंगे, है ना। और इट हैज़ मैनी रीज़न, बहुत सारे रीज़न है इस चीज़ को लेके भी कि फर्स्टली देयर इज़ नो स्कोप ऑफ द इमीडिएट सेल ऑफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली एट द टाइम ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। सबसे पहला रीज़न तो ये कि उन्होंने जो भी हार्वेस्टिंग करी है तो वो एट अ टाइम नहीं सेल होती हैगी, है ना, कि उनने प्रोडक्शन किया और वैसे ही वो मार्केट में जाके सेल नहीं होता है, टाइम लगता है उसको। द अल्टरनेटिव यूज ऑफ प्रोड्यूस इन मैन्युफैक्चरिंग अदर गुड्स इज ऑल्सो नेलिजिबल। और जो अगर वो अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं प्रोड्यूस का, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं दूसरे प्रोडक्ट्स का, तो वो भी नेलिजिबल हो जाता है। मोर ओवर देयर इज ऑल्सो अ शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। और इसके अलावा कुछ शॉर्टेज फैसिलिटीज़ भी हैं किससे रिलेटेड, कोल्ड स्टोरेज एंड कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा में। बिकॉज ऑफ द रीज़न हार्डली 1-2% ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द कंट्री कैन बी प्रिजर्व। क्योंकि प्रिजर्व करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जो प्रोड्यूस किया गया है उसको प्रिजर्व करना। तो प्रिजर्व करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% टोटल प्रोड्यूस जो कंट्री का है उसको ही प्रिजर्व किया जा सकता है। एंड द क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच कंज्यूम्ड इन यूके इन अ ईयर इक्वल दैट इज डिस्ट्रॉयड इन इंडिया इन द सेम पीरियड। जो क्वांटिटी है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जो यूके में कंज्यूम्ड की जाती है हर साल, उतनी क्वांटिटी में तो हमारे इंडिया में फ्रूट और वेजिटेबल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं सेम पीरियड में। द कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एन इफेक्टिव मेजर टू रिमूव द शॉर्ट कमिंग। और जो कॉस्ट है एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की वो भी एक इफेक्टिव मेजर है ना, जिसको बहुत जल्द क्या करना चाहिए, रिमूव द शॉर्ट कमिंग। बेनिफिट्स ऑफ कॉस्ट एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब हम बेनिफिट्स देखेंगे। देखिए बेनिफिट्स वगैरह। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ कल्टिवेटर्स एज ऑल्सो फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं कल्टिवेटर्स की फाइनेंशियल कंडीशन को, तो यहाँ पे हमें उन्हें इकोनॉमिकली डेवलपमेंट भी होना चाहिए रूरल एरियाज का, तभी उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव होगी। कॉस्ट एनहेंसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज अ सुटेबल एंड सक्सेसफुल मेजर। जो कॉस्ट एनहांसमेंट है मतलब कॉस्ट बढ़ाने का जो है रास्ता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, वो एक सुटेबल और सक्सेसफुल मेजर है। उसके कुछ बेनिफिट्स आप देखिए, इट्स मेन बेनिफिट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट है हमारा टू अर्न मोर इनकम। जो कल्टिवेटर्स हैं बाय ट्रांसफॉर्मिंग प्रोसेस ऑफ द शेप, कलर, क्वालिटी एंड टेस्ट ऑफ देयर ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में सेल आउट एंड ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट ऑन हायर रेट्स एंड देयर बाय अर्न मोर प्रॉफिट। जो कल्टिवेटर्स हैं अपने मतलब जो उनका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसके प्रोसेस में उसके शेप, कलर, क्वांटिटी और टेस्ट को मतलब ओरिजिनल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें, ओरिजिनली करें और उसको फिर मार्केट में जाके में सेल आउट सच ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट, और उसको मतलब जो ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है उससे थोड़ा सा उनमें थोड़ा सा क्वालिटी और ये सब इम्प्रूव करें, फिर उसको बाज़ार में जाके बेचें, तो हो सकता है उनको उससे ज़्यादा बेनिफिट मिल जाए। फॉर एग्जांपल कल्टिवेटर्स में प्रिपेयर चिप्स ऑफ पोटैटोज एंड बनाना ऑल्सो। मतलब वो क्या करते हैं कि ना जैसे कल्टिवेटर्स ने पोटैटोज ग्रो करें तो वो उसकी चिप्स बनाए हैं ना, चिप्स ऑफ पोटैटो एंड बनाना, और उसकी वैरायटीज़ और मतलब मैनी वैरायटीज़ के अचार पापड़ भी करें, तो ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ही होगा, है ना। तो ये चेंज जो है उनकी इनकम में भी इंक्रीमेंट करेगी। एज यू आर अवेयर दैट द रेट ऑफ पोटैटो इन द मार्केट इज around rupees 10 per kg, where the potato chips are sold at the rate of rupees 20 per 200 grams। आप सभी को वो मतलब सभी लोग इस चीज़ से अवेयर हैं कि जो पोटैटो का रेट है वो 10 रुपीज़ है पर केजी, है ना, लेकिन वो चिप्स जब अगर चिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ट्रांसफॉर्म होती है, तो वो 200 ग्राम ही 20 रुपये का पैकेट मिलता है। तो उसको थोड़े से चेंजेस लेके आए जिससे वो इनकम उनकी इंक्रीज हो सके। सेकेंड है हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट टू
कल्टिवेटर्स इन प्लेस ऑफ मीडिएटर्स, मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी कल्टिवेटर्स को मिले किसके किसके प्लेस पे, इन प्लेस ऑफ मीडिएटर्स। इन द प्रिवेलिंग प्रैक्टिस द ट्रेडर्स एंड अदर मीडिएटर्स परचेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द चीपर रेट्स। ऐसा पहले क्या होता था कि एग्रीकल्चर हुआ, क्रॉप ग्रो करी, तो वहाँ पे बीच में जो लोग होते थे ना, ट्रेडर्स और मीडिएटर्स, वो उनसे मतलब फार्मर से सस्ते दामों में, चीप रेट में वो चीज़ें खरीद लेते थे और उन दामों को बढ़ा के सेल कर देते थे हायर रेट्स में बाहर मार्केट में। तो इफ़ द कल्टिवेटर्स देमसेल्व्स इनहेंस द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस, तो कल्टिवेटर अपने खुद के प्रोड्यूस की कॉस्ट को इनहेंस करें, बढ़ाएं, और वो तो फिर वो सारा का सारा प्रॉफिट उनको ही मिलेगा, है ना, विच प्रेजेंटली गोज टू द पॉकेट ऑफ मीडिएटर्स। तो ये जो मुनाफा है वो मीडिएटर की जेब में नहीं जाएगा, उनके खुद ही आएगा। तो वो बीच में किसी ट्रेडर या मीडिएटर को ना बेच के डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट को सेल करे मार्केट में, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है उनके हाथों में ही आ जाएगा। थर्ड पॉइंट है हमारा, टू प्रिवेंट द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम अ डैमेज। अब डैमेज से क्या करें वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करें। वी ऑल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट द कल्टिवेटर्स गेट अ परफेक्ट प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग द सीजन, बट मच ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स गेट पेरिश्ड देयर बाय कॉजिंग लॉस ऑफ कल्टिवेटर्स। अब जैसा कि हम सब अवेयर है इस चीज़ को कि जो कल्टिवेटर्स हैं वो परफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं चीज़ों का हर सीज़न में, उनको पता है कि किस सीज़न में किस चीज़ को लगाया जाना चाहिए। बट जो फ्रूट और वेजिटेबल्स हैं वो पैरिश्ड हो जाते हैंगे, ख़राब हो जाते हैं, और इससे कल्टिवेटर्स का लॉस हो जाता है। सो इफ़ द कॉस्ट इज प्रोड्यूस एंड एनहांस दे में एस्केप दिस लॉस। तो वो क्या करें, अपने जो कॉस्ट है वो मतलब उसको प्रोड्यूस करें, अपनी मतलब जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा उसकी कॉस्ट को इन्हेंस करें ताकि वो अपने लॉस से बच सकें। मीन्स ऑफ इन्हेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब इन्हेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब क्या है? द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बी इन्हेंस बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कलर, शेप, क्वालिटी एटसेट्रा ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इट मीन्स दैट कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो रहा है ना, उसको थोड़ा इन्हेंस करें, ट्रांसफॉर्मिंग करें, उसके कलर में, शेप में, क्वालिटी में, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो कल्टिवेटर्स जो हैं वो अर्न कर सकेंगे मोर इनकम, स्पेशली मतलब ज़्यादा इनकम कर सकेंगे, स्पेशली बाय मैन्युफैक्चरिंग द फॉरेन गुड्स, स्पेशली उन गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करके एक अलग फॉर्म में। मीन्स टू प्रिपेयर आटा एंड दलिया। अब वो क्या कर रहे हैं, जो प्राइस है मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट का फ्रॉम वीट, ज्वार, बाजरा, मेज एटसेट्रा apparently much more than the original price of these food grains। जो इनका जो ओरिजिनल प्राइस है वो ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल, द प्राइस ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वीट इज़ ₹14 whereas दलिया इज़ ₹20। अब जो गेहूं का दाम है वो 14 रुपये किलो है, लेकिन जो उसी गेहूं से जो दलिया बन रहा है ना, दलिया देखा है, गेहूं को थोड़ा क्रश कर देते हैं तो वो दलिया फॉर्म में हो जाता है, तो वो 28 रुपीज़ पर केजी है ना। एंड आटा बीन्स ₹20 पर केजी, और आटा 20 रुपीज़ पर केजी है। तो इसको ट्रांसफॉर्म करें, है ना, उसके शेप को, उसके टेक्सचर को, टेस्ट को, तो आपको ही जो कल्टिवेटर्स है उन्हीं को मुनाफा होगा। तो ये चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने के लिए कही जा रही है कि आप फिर उनको बाज़ार में हाई रेट्स में उनको सेल कर सकते हैं। सेकेंड है बाड़िया एंड बाजरा। बाड़िया जो होता है वो प्रिपेयर्ड होता है पल्सेस से, दालों से, उड़द, मूंग और ग्रेनेड से। लाइकवाइज बाजोरा कैन ऑल्सो प्रिपेयर फ्रॉम तिल एंड ग्रेश पम्पकिन और बिजोरे। तो ये तिल और ग्रेश पम्पकिन से प्रोड्यूस होते हैं, है ना। तो जो एग्रीकल्चरल है, मतलब एग्रीकल्चर लैंड में आप तिल उगाएं, पम्पकिन उगाएं और उनको मिला के ये बिजोरे बनाएं, फिर उनको उनके मार्केट में उनके रेट पे बेच दें, तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। थर्ड है हमारा पापड़। पापड़ को भी कई तरह के पापड़ बनाएं। चिप्स, फिर चिप्स के बारे में बात हो गई कि बनानो, पटैटो, बनाना, अरबी, स्वीट पोटैटोज, इन सब की आप चिप्स बनाएं। चिप्स के रेट जो ओरिजिनल वेजिटेबल होती है उससे ज़्यादा होते हैं। फिर सॉस, केचप, चटनी, आप टमाटोज उगा रहे हैं अपने फार्म में, चिली वगैरह उगा रहे हैं, आप इनका मिक्सचर करें और सॉस बना के बेचें। अचार आप वहाँ पे कैरी, आम
मैंगो कच्चा आम होता है ना, वो आप ग्रो करें, फिर उसको आप अचार के फॉर्म में सेल कर दें। जैम, जेली एंड मरमलाडस, ये सब भी आप प्रोडक्ट, जो भी आप वेजिटेबल और फ्रूट्स उगा रहे हैं उसको आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए एक दूसरी चीज़ में, जिससे आपको ज़्यादा मुनाफा हो जाए। स्क्वैश वगैरह, लेमन, मैंगो, ऑरेंज के स्क्वैश बना के बेचना स्टार्ट करें। गुलकंद, आप अगर रोज़ का कल्टीवेशन कर रहे हैं, रोज़ उगा रहे हैं अपने खेत में, तो उसको आप गुलकंद फॉर्म में, रोज़ वाटर के फॉर्म में बना के बेच सकते हैं। माउथ फ्रेशनर जैसे अदरक, खजूर, अजवाइन, है ना, आंवला, ये सब माउथ फ्रेशनर है, तो इनका भी आप अपने खेत में तो उगा ही लें, उसको भी थोड़ा सा चेंज करें और सेल कर दें। बटर, चीज़, घी, टोफू, ये सब आप क्या, अगर डेयरी प्रोडक्ट है आपके यहाँ आप, तो फिर इन सब चीज़ों को भी आप सेल कर सकते हैं चेंज करके। वर्मीसेली, सेवई आप सेवई भी सेल कर सकते हैं। एंड इन्हेंसिंग कॉस्ट बाय ड्राइंग प्रोसेस, और आप इन सब चीज़ों को मतलब एक इन्हेंस करना अपने कॉस्ट को, ड्राइंग प्रोसेस से भी आप अपने कॉस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। मीन्स दैट कि आंवला है उसको सुखा के उसका चूरन बना लें, आम है उसको सुखा के उसका वो चूरन बना लें, अमचूर कहलाता है वो, आंवला पाउडर, चिली पाउडर। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें आप बना के सेल कर सकते हैं, जिससे आपके कॉस्ट इन्हेंस होती है। जो आपको लॉस हो रहा है आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कि गेहूँ रखा ही ख़राब हो जाते हैं, फ्रूट वेजिटेबल रखे ही ख़राब हो जाती है, वेजिटेबल और फ्रूट अगर सही टाइम पे सेल नहीं है तो वो भी सड़ने लगते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचा जा सकता है कि जब ये चीज़ें ख़राब होने लगी तो आप इनको नया ट्रांसफॉर्मेशन दे दें, तो जिससे आपकी लॉस भी नहीं होगा। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, हमारा इतना चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सजेशन फॉर एनहांसिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप रीड करें, उसको समझें, पढ़ें, तो आपको ईजी हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।